हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं एक न्यू डोंगुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस डोंगुआ की स्टार्टिंग में हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी इसकी बताई जाती है, जहाँ पर काफ़ी हज़ारों साल पहले डीमन रेस एंड गॉड में साथ में ही रहा करते थे। लेकिन प्रिंसेस यू ने डीमन रेस को सील कर दिया, जिसके चलते डीमन लॉर्ड को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने एक पूरी की पूरी डीमन आर्मी को ही तैयार कर लिया और उन्हें फाइट करने के लिए भेजा प्रिंसेस यू के साथ में। जिसके चलते यहाँ पे प्रिंसेस यू जो थी वो थोड़ी पावरलेस हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। लेकिन इसी बीच गॉड ने उनकी मदद अपनी हार्ट की पावर का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद एक हैंड ऑफ गॉड बनाया, जिससे कि अब प्रिंसेस के पास में और भी ज़्यादा पावर आ चुकी थी डीमन रेस के साथ में इस वॉर को रोकने के लिए। वो ऐसा करने में कामयाब तो हो जाती हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड ने इस गुस्से के अंदर खुद को ही सेक्रीफाइस कर डाला और इस सेक्रीफाइस के बाद गॉड ताहिए का जो लेफ्ट हैंड था वो कट कर दिया, जिससे कि जो गॉड थी वो पूरे तरीके से इंजर्ड हो जाती हैं और इन्हें सारी चीज़ों के चलते वो खुद को सील कर लेती हैं। हालांकि इसी के साथ अब सीन हमारा प्रेजेंट में शुरू होता है, जहाँ पे हम गॉड को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। उसके बाद अब हमें मोर्टल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चहल पहल नज़र आ रही थी। ढेर सारे लोग रिवर के अंदर सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं। लोग एक दूसरे को लोटस दे रहे थे और यहाँ पर किसी तरीके का शायद एक रिचुअल चल रहा था। तभी हम देखते हैं दो लड़कों को जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी हमारी कहानी का मेन लीड, जिसका नाम युआन जोंग होता है, वो कहता है कि पेंगुआ, आखिर हम लोग ये कर ही क्यों रहे हैं जब इतने सालों से यहाँ पे जो हैंड ऑफ गॉड है वो अपीयर ही नहीं हुआ, तो फिर आज एक बार फिर से ये रिचुअल करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि पेंगुआ काफ़ी ज़्यादा समझदार था और वो समझा रहा होता है कि युआन जोंग, मुझे लग रहा है कि शायद तुम इस बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हो, हैंड ऑफ गॉड बहुत ही जल्दी अपीयर होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एल्डर जिनका नाम दिंगशु था वो अपीयर होते हैं। तभी पेंगुआ कहता है कि सारे के सारे रिचुअल को हमने रेडी कर लिया है एल्डर। जिसके बाद वो कह रहे थे कि यान जोंग जल्दी चलो, अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं कि यान जोंग जो कि इस प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी शिट नहीं लग रहा था पैन हुआ के मारने पर, वो तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ पे कह रहा था कि ठीक है एल्डर। तभी हमें कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि शायद से सीक्रेटली यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद हमें रिचुअल दिखाया जाता है, जहाँ पे फॉक्स फैमिली के लोग खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अपना युआन जोंग था वो इस रिचुअल को स्टार्ट करता है। वो यहाँ पर कुछ पढ़ने लग गया था और कह रहा होता है कि गॉड, हम चाहते हैं कि आप हमारी क्लैन के ऊपर अपनी प्रोस्पेरिटी की बरसात कर दी और हम इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था और गॉड से हेल्प मांग रहा होता है अपनी क्लैन के पीस के लिए, और फिर उसके बाद तुरंत ही काटो करता है। तो फिर सारे के सारे लोग यहाँ पे काटो करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ अनयूजुअल सा हो जाता है। वही लोग जो कि यहाँ पर कुछ वक्त पहले छिपकर आए हुए थे वो यहाँ पर हमला बोल देते हैं और वो तुरंत ही यहाँ पे आके खड़े हो गए थे। जिसे देखने के बाद तो एल्डर डिंगशु कह रहे होते हैं कि आखिर तुम लोगों ने एडवांटेज ले लिया हमारे इस रिचुअल को ख़राब करने का, और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लेकिन सभी को पता था कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए हैं तो फिर इनका असल मकसद क्या होगा। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर मारने के लिए आए हैं युआन जोंग को, और साथ ही वो यहाँ पर हैंड ऑफ गॉड को भी ढूंढ रहे हैं। लोगों का असल मकसद इन सारे ही फॉक्स क्लैन के लोगों को मारने के बाद इनके उस हैंड ऑफ गॉड को ही छीनना है, जिससे कि और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि सबसे पहले अटैक करने के लिए एल्डर डिंगशु के ऊपर अपने एक बंदे को भेजता है। लेकिन तभी यहाँ पे युआन जोंग आके उस बंदे को मार गिराता है। हालांकि हम देखते हैं कि उसके पास में एक बोतल थी जो कि वहां पर गिर जाती है, तो फिर चारों ही तरफ फायर फैल गई थी। जिसके बाद यहाँ पे युआन जोंग के ऊपर अटैक करने के लिए एक बंदा फिर से आता है, लेकिन उसे पेंग हुआ आकर बचा लेता है। अब ये दोनों ही दोस्त यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि युआन जोंग अपनी ऑल थिंग्स फ्लाई नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे एक फॉक्स अपीयर होती है जिसका इस्तेमाल वो करने वाला था। दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलता है पेंग हुआ जो कि अपनी लोटस विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। चारों ही तरफ इस लोटस के अपीयर होने से लाइटनिंग फैल चुकी थी और हम देखते हैं कि युआन जोंग वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी सारे लोगों को मार गिराता है। दोनों ही दोस्त खड़े हो चुके थे बाकी सारे लोगों के साथ में फाइट करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपोजिट साइड के लोग थे वो इतने ज़्यादा क्रूअल होते हैं कि बच्चों के ऊपर अटैक करने लग गए थे। एक बच्ची जो कि गिरने वाली थी तभी वो अपनी मदर को आवाज़ दे रही होती है। उसकी मदर भी उसे बचाने के लिए कह रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे युआन जोंग एंड पेंगुआ
दोनों ही चले जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन जोंग जहाँ उस बच्ची को बचा रहा था तभी पेंग हुआ ने उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन जोंग की बैक के ऊपर उसे कट भी लग गया था। हालांकि वो उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाता है। तभी यहाँ पर वो अपोजिट साइड का बंदा अपने वेपन को लेके उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था, जिससे कि युआन जोंग को थोड़ा बहुत इंजरी वगैरह हो गई थी। और एक बार फिर से वो बंदा आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से किक से हिट करता है युआन जोंग को, जिससे कि वो जाके एक पिलर के अंदर हिट हो गया था और उसके सर के ऊपर ये चोट लगती है। पेंग हुआ तुरंत ही आगे बढ़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ पाता युआन जोंग सीरियसली इंजर्ड हो चुका था और बाकी सारे लोगों के ऊपर ये अपोजिट पार्टी के लोग धावा बोल चुके होते हैं, जिससे कि सब लोग ही एक दूसरे को बचाने में असमर्थ थे और साथ ही उस बच्ची की मदर भी मारी जाती है इस रिचुअल के अंदर। तब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फ्लाट जिसकी तरफ अपना युआन जोंग आगे बढ़ रहा था, तभी यहाँ पर वो बंदा उसे रोक लेता और कह रहा था कि कोई भी फ़ायदा नहीं है। इन सभी को पता था कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है युआन जोंग को मार के ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी को पता था कि जो युआन जोंग है इसके पास में वो हैंड ऑफ गॉड है। अब वो बंदा तुरंत ही मारने वाला था युआन जोंग को, तभी एल्डर दिंगशू कह रहे होते हैं कि ज़रा बच के युआन, और इतनी ही देर में पेंग यहाँ पे कुछ कर पाता। वो बंदा तुरंत ही हिट कर देता है अपने युआन जोंग को और फिर उसके बाद उसे उठा के काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है। युआन जोंग जो कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वो रिवर के अंदर डूब जाता है और धीरे धीरे करके वो काफ़ी नीचे आ गया था। हालांकि जैसे ही वो नीचे की तरफ को आने लग जाता है और उसके हेड के ऊपर भी चोट लग चुकी थी, जिसके चलते वो जो उसका हैंड ऑफ गॉड था धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लग गया था। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, यहाँ पर ये जो रिवर थी वो फ्रीज होने लग जाती है, जिसे देख के सारे ही लोग हैरान थे। आसपास काफ़ी चमक होती है और यहाँ पे छोटे छोटे स्नो पार्टिकल्स भी ऊपर को उठ के आ रहे थे। जैसे ही इस फ्रीज हुई हुई बर्फ़ के अंदर से युआन जोंग बाहर को निकलता है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जो वोन्स वगैरह थे वो धीरे धीरे करके हील होने लग जाते हैं। उसके हाथ के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी। लोग उसे देख के समझ जाते हैं कि ये जो हैंड ऑफ गॉड था वो फाइनली अवेकन हो चुका है, जिसे देखने के बाद कुछ लोग भाग जाते हैं। लेकिन ये जो जनरल था वो कह रहा होता है कि किसी भी हालत में मुझे अभी इसे मारना है, जाओ जाके इसका हाथ मेरे पास में लेके आओ। लेकिन युआन जोंग जिसकी आइज़ के अंदर से काफ़ी सारी पावर हमें आती हुई दिख रही थी, तभी वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और बस सिर्फ एक ही अटैक वो करता है और वो अटैक एक आइस क्रिस्टल फ्रीजिंग अटैक था, जिससे कि सारे के सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके उसकी चपेट में आ रहे थे और सारे के सारे ही फ्रीज हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो जनरली बचता है, जो कि समझ गया था कि यहाँ पर उसके सारे ही लोग मारे जा चुके हैं और उसके बचने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं, जिसके चलते वो यहाँ पे घबरा जाता है और अब आगे कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा था। अब इसके बाद दूसरी ओर अब हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें फाइनली जाके गॉड वू शैंग वांग देखने के लिए मिलती है और वो यहाँ पे खड़ी हुई सारा नज़ारा देख रही थी। उसे सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही ये युआन जोंग का हैंड ऑफ गॉड अपीयर होता है तभी वो फ्रीज होने लग गया था, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी पावर जा रही थी। हालांकि उसके अवेकन होने की वजह से युआन जोंग को काफ़ी पेन होने लग गया था। वो चिल्लाता है और उसके बाद ऑन द स्पॉट ही वो बेहोश हो गया था। तभी पेंग हुआ वहाँ पर आता है उसकी हेल्प के लिए और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो गॉड वू शेंग थी वो यहाँ पे एक होल को क्रिएट कर रही थी। एक वोम होल टाइप वो लग रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में पेंग हुआ जैसे ही भागकर आता है उसकी नज़र स्काई की तरफ पड़ जाती है। यहाँ पे युआन जोंग जो था वो यहाँ पर अभी भी बर्फ़ की वजह से थोड़ा बहुत ठंड को फील कर पा रहा होता है और वो खुद में ही खुद को रैप अप करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि स्काई की तरफ को देखते हैं तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ तो अपीयर होता है। काफ़ी सारी लाइटनिंग यहाँ अपीयर हुई थी और उसके बाद गॉड वू शेंग भी यहाँ पर आ जाती है। गॉड वू शेंग जैसे ही यहाँ पर आती है तो फिर सारे ही लोग उसे गॉड समझ के उससे ब्लेसिंग मांगने लग जाते और कह रहे थे कि आप यहाँ पे आ गई हैं, हमारे क्लैन को ब्लेस के बाद वो अपनी डिवाइन पावर इन लोगों की तरफ को सेंड करती है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारी पावर यहाँ पे इन लोगों के पास को जा रही थी। हालांकि इसके अलावा जैसे जैसे डिवाइन पावर नीचे की तरफ को जा रही होती है, यहाँ पे अपना युआन जोंग भी उठ के बैठ जाता और उसे देखने के लिए मिलती है यहाँ पे गॉडेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ये नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होता है। गॉडेस को देखने के बाद युआन जोंग उसे ही देखता जा रहा था और गॉडेस भी उसे देख रही थी। ये सीन काफ़ी अनयूजुअल सा नज़र आ रहा था, जहाँ पे दोनों के बीच में कुछ अजीब सा कनेक्शन हम देख पा रहे होते हैं।
गोडेस अपना हाथ आगे करती है, तभी यहाँ पे अपना युआन जोंग भी उसकी तरफ को धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया था और दोनों ही एक दूसरे से अपने हाथ को मिलाते हैं। जिसके बाद युआन जोंग हैरानी से गोडेस को देख रहा था, उसे काफ़ी कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बाद में गॉड वूशेंग अपनी कुछ पावर ट्रांसफ़र कर देती है युआन जोंग के अंदर। अब जैसे यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी पावर युआन जोंग की बॉडी के अंदर जाती है, तभी गोडेस कहने लग जाती है कि वर्ल्ड रीबिल्ड हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसके बाद गोडेस वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है और युआन जोंग को देखते हैं जो कि वापस से वहीं जगह पे आ गया था। वो वापस गोडेस को देख रहा था जो कि स्टार बन के गायब हो जाती है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक और गोडेस जिसका नाम हान जून था, वो भी यहाँ पर बैठी हुई होती हैं और साथ ही वो वू शेंग को देख रही थी जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही आपस में बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी गोडेस वू शेंग कहती हैं कि इसका हार्ट और मेरा हार्ट आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि इसके हैंड की वजह से अब मैं इस पर्सन के काफ़ी पास रहना चाहती हूँ। अभी सुनने के बाद तो हानजुन को ये बात काफ़ी स्ट्रेंज लगती है और वो कह रही थी कि आखिर कैसे तुम ये बात कर सकती हो, तुम्हें पता भी है हेवन के लोगों को अगर इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें पनिश करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पपेट टाइप बच्चा सा भी होता है जो कि कह रहा था कि नहीं सिस्टर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिस्टर हानजुन, इन्हें रोकिए ना, आखिर कैसे वूशेंग इस तरीके की बातें कर सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वूशेंग ने तो अपना फैसला बना लिया था और वो कह रही होती हैं कि मुझे बस इस पर्सन के साथ में रहना है, मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में और मैं अब अपना फैसला भी बना चुकी हूँ। और रही बात यहाँ पे हेवन के लोगों की, तो उसके बारे में भी परेशान ना हो, क्योंकि 10,000 ईयर पहले ही मैंने बाबेल के अंदर एक टावर को बिल्ड कर दिया था जिसके थ्रू ही अब मैं मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जाऊँगी। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। और हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही सेकंड मोमेंट पे वू शेंग आ चुकी थी उसी और के अंदर, जो कि उसे धीरे धीरे करके मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर लेके जाने वाला था। हम देखते हैं कि उसके पास जो उसके कुछ गहने वगैरह थे वो भी वहाँ से निकल जाते हैं और उसकी अपीयरेंस धीरे धीरे करके चेंज होने लग गई थी। सिस्टर हानजुन को देखते हैं जो कि कह रही थी कि वू शेंग, मुझे पता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है और अब तुम इसे बदलोगी भी नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी हो वो बिल्कुल सही हो। एंड हम देखते हैं कि वो अपने साथ में उस बच्चे को भी कैरी करके लेके जा रही थी, क्योंकि वो तो यहाँ पे सिस्टर वू शेंग के अलावा तो कहीं रहता ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब सीन कट हो गया था और डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है अब मॉर्टल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ मेड्स को दिखाया जाता है जो कि फॉक्स फैमिली के लिए आगे की तरफ को जा रही होती हैं। सभी आपस में बातें कर रही थी। सारी लड़कियाँ कह रही थी काश ये हमें हार कर लें, फॉक्स फैमिली के लोग अगर हमें हार कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके साथ ही गॉड वू शेंग को दिखाया जाता है जो कि अब एक नॉर्मल ह्यूमन की फॉर्म में आ चुकी थी। फिर हमें फॉक्स फैमिली के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियाँ इनको सिलेक्ट करने के लिए आई हुई थी और कह रही थी कि तुम्हारे पास में काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकली तुम अच्छी हो तभी हम तुम्हें मेड के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। टोटल 18 राउंड्स होंगे और उनमें से जिस भी लड़की को सिलेक्ट किया जाएगा वही हमारी मेड्स के तौर पर काम करेगी। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सारी मेड्स को काम पे लगा दिया जाता है और उन्हें यहाँ पे काम पूछ लिया जाता है कि आखिर किस तरीके से वो कर सकती हैं। अब यहाँ पे पिंक तुरंत ही अपीयर होता है, तभी यहाँ पे वू शेंग उसे अब चुप रहने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि बस भी करो, मैं अब एक मॉर्टल हो चुकी हूँ, मेरा नाम जी ताई युन है, तो अब तुम मुझे इसी नाम से बुलाना, समझे। उसके बाद वो यहाँ पे अपनी पोटली को बंद कर देती है। बाकी सारी मेट्स यहाँ पे काम कर रही थी। तो हमें पैंग हुआ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ चेस खेल रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं कि अपनी मॉर्टल गोडेस यहाँ पे काम कर रही होती है और यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से वो पियानो को ठीक करने में तो नहीं लेकिन डिस्ट्रॉय करने में ज़रूर से ही लगी थी। तभी यहाँ पे वो लड़कियाँ पूछने लग जाती हैं कि आखिर किस तरीके से तुम ये काम कर रही हो, क्या ये इस तरीके से सही से हो जाएगा। तभी वो कह रही होती है कि बस भी करिए, आपको नहीं पता मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करती हूँ एंड यहाँ पे मेरी जो स्किल्स हैं आपसे कोई मुकाबला ही नहीं, जिससे कि वो लड़कियाँ गुस्सा करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर पेंगू आ जाता और कह रहा था कि अच्छा तो मेट्स यहाँ पे आ गई हैं। मेट्स तो उसे देख के बावली सी ही हो जाती हैं और यहाँ पर कह रही थी कि अरे कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अगर मेरा बस चले तो इसी से शादी कर लूँ। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि फिनिक्स के ऊपर सवार होकर अपना युआन जोंग आ रहा होता है। जैसे ही वो यहाँ पे आ गया था तभी हमें उसका लुक कुछ अलग लग रहा था। ये पर्पसली ही उसका लुक चेंज किया गया है क्योंकि जब से उसे हैंड ऑफ गॉड मिला है तब से काफ़ी सारे लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। जैसे ही वो अपीयर होता है उसकी फिनिक्स और उसका स्टूपिक सा वो कैरेज वो यहाँ पे जाके हिट हो जाता, पूरे तरीके से वो टूट चुका था। तभी युआन जोंग कह रहा होता है कि कितना वाहियात मुझे किसी ने तोहफा दिया है।
बहुत ही ज़्यादा ख़राब और निहायत ही घटिया। अब वो आगे जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की उसकी बाहों में गिर जाती है आके, जिसके बाद वो कह रहा था कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, और वो यहाँ पे अपने बर्ड्स को सुनाते हुए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे अपनी जी तययुन आ जाती है और वो यहाँ पे खड़ी भी थी। वो देख रही होती है अपने युआन जोंग को और कह रही थी कि न जाने क्यों ये मेरे पास से गुजरा, फिर भी मुझे यहाँ पे उसके पास से हैंड ऑफ गॉड की सेंस नहीं आ रही। वो लगातार उसके हाथ को ही देख रही थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन जोंग आके पेंगहुआ को ग्रीट कर रहा था और यहाँ पे उसके साथ मजाक मस्ती करने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी पेंगुआ उससे कह रहा था कि आज तुम कैसे यहाँ पे अपीयर हो गए हो याशिन। उसने उसका नाम भी चेंज कर दिया था। तभी वो कहने लग रहा था कि कुछ नहीं, बस अपने लिए एक मेड को चूज़ करने आया था। अब ये सुनते ही यहाँ पे अपनी गोडेस वो शैंग तुरंत ही आगे को आ जाती हुई कह रही थी कि मैं बनूंगी आपकी मेड। जिसे सुनने के बाद युआनजोंग कह रहा था कि तुम बताओ मुझे आखिर तुम क्या क्या कर सकती हो। तो वो कह रही थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चलिए मैं आपकी सेडेन को फिक्स करके दिखाती हूँ। जिसके बाद युआनजोंग थोड़ा सोच में पड़ गया था और कह रहा होता है कि ठीक है चलो जाओ जाके उसे फिक्स करो। जिसके बाद अपनी गोडेस तुरंत ही वहाँ से चली गई थी और हम देखते हैं कि अपना युआन जोंग पेंगुआ के पास ही जाके बैठ जाता है। जिसके बाद पेंगुआ उसका मास्क उतार रहा था, लेकिन तभी वो उसे रोक रहा होता और कह रहा था कि ऐसा मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पे पेंगुआ कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स तुमने एकदम ही सही कहा। जिसके बाद वो उसे एक फ़ैन भी दे रहा होता है, जिसे देख के पेंगुआ काफ़ी खुश होता है और कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम्हें तो कभी लोगों के पास रहना अच्छा ही नहीं लगा, तो आज कैसे उस मेड को चूज़ करने के बारे में बात कर रहे हो। तभी युआन जोंग यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। हालांकि इतनी ही देर में अपनी वूशेंग ने फिक्स कर दिया होता है उसकी इस गाड़ी को, एंड वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपग्रेडेड करके फिक्स किया होता है। जिसे देखने के बाद युआन जोंग हैरान था और कह रहा था कि आखिर तुमने इसे क्या कर दिया है। तो वो बता रही थी कि मैंने इसे पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर किया, इसके व्हील्स को एडजस्ट किया है, साथ ही मैंने इसमें काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें भी लगाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने म्यूज़िक का प्रबंध भी किया है। और साथ ही वो बता रही थी कि इसके अंदर मैं आगे चल के और भी काफ़ी सारी अपग्रेड करूँगी। फिलहाल तो देखिए मैंने इसके अंदर लाइट्स भी लगाई हुई है। जिसे देखने के बाद युआन जोंग उससे काफ़ी खुश हो जाता है और कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया, मैं तुमसे खुश हुआ, मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें हायर करना ही पड़ेगा। और ये कहते साथ ही कह रहा होता है कि ठीक है मैंने तुम्हें हायर कर लिया है। हालांकि इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पेंगुआ और वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे। तभी युआन जोंग कहता है कि मुझे इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तुमने उसके बैग को देखा, वो कितना टाइनी है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज ज़रूर है। तभी पेंगुआ कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद युआनजोंग कहता है कि जब से ये आई है तब से मेरे हाथ को ही देखे जा रही है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा बहुत शक हो रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग युआनजोंग के घर पहुंच चुके थे, जहां पर वो अकेला ही रहा करता था। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो शेंग यहाँ आती है तो वो यहाँ की कलाकारी को देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कह रही थी कि मॉडल्स वाकई में काफ़ी अच्छे हैं इन सारी चीज़ों में। तभी युआनजोंग कह रहा था कि लड़की बस भी करो, तुम यहाँ पे मेरी मेड बन के आई हो, तुमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हो तो जाओ जाके अपना घर भी देख लो। वो सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ पे काफ़ी ह्यूज हाउस बना हुआ था। वो कह रहा था कि ये देखो ये रहा तुम्हारा घर, और साइड में इशारा कर देता है जहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ था। लेकिन वो शेंग उससे भी खुश थी और हम देखते हैं कि तुरंत ही अपनी पोटली पर हाथ मारते हुए पिंक को अपीयर करती है, जिसे देखने के बाद पिंक उससे बातचीत करने लग जाता है और कह रहा था कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जिसके बाद युआनजोंग कह रहा था कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पे मुझे सर्व करने के लिए अपीयर हुए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम देखने में इतने स्मार्ट नहीं लगते, काम करने के हिसाब से तुम ठीक ही हो। अब ये सुनने के बाद तो पिंग रोने लग रहा था, लेकिन युआनजोंग उसे दिलासा दे रहा था और कह रहा था कि जाओ जाके अपने काम करो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वो अपने घर की तरफ को चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वू शेंग और यहाँ पे पिंग दोनों ही खड़े हुए थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने रूम के अंदर चला गया था, जहां जाकर वो सितार प्ले कर रहा होता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे पिंग जो था वो आ रहा होता है वू शेंग के साथ में, और साथ ही ये दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जल्द से जल्द इन्हें चेक करना था कि आखिर युआनजोंग के पास सच में हैंड ऑफ गॉड है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि ये लोग कुछ ट्रे में रख के लेके आ रहे होते हैं, तो जोंग पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसके बाद वू शेंग की नज़र तो उसके हाथ पे ही होती है और कह रही थी कि हम आपके लिए आपकी फेवरेट डिश लेके आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सर्व करने लग जाती है, लेकिन डेलिबरेटली उसे उसके हाथ पे गिरा देती है। जिसके बाद यहाँ पे युआन ड्रामा करने लग जाता है कि उसके हाथ पे ये गिर पड़ी है। तभी वो कहने लग जाती है कि लाइए मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन युआनजोंग कहता है कि बस बहुत हो गया, और फिर तुरंत ही उसे फ्रीज करते हुए उसे अपने हाथ पर से झटक डालता है, जिससे कि लोग अब शोर हो जाते इस चीज़ को ही चेक करने के लिए आए थे वो सच है। युआनजोंग उन्हें तुरंत ही वहाँ से भागने के लिए कह देता है, तो दोनों डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका एक खास बंदा यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे युआन ने उसे चेक करने के लिए भेजा था कि पता लगाओ इस लड़की जी तैंग के बारे में कि आखिर ये लड़की कहीं उन घोस्ट पीपल
पीपल के साथ में तो नहीं मिली हुई जिन्होंने पहले भी युआन जोंग के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि यहाँ पे वो बंदा इस बात से साफ इनकार कर देता है और कह रहा था कि मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इन लोगों का आपस में कोई लिंक है। लेकिन युआन जोंग का भी पूरा शक हो रहा था कि ये जो लड़की वू शेंग है ये ज़रूर से घोष क्लैन के लोगों के द्वारा भेजी गई है युआन जोंग के ऊपर अटैक करने के लिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी वो शेंग अब चेक करने के लिए जा रही होती है युआन जोंग के हाथ को। लेकिन तभी पिंग कहने लग जाता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो इतने सारे वेपन को साथ में लेके। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि कहाँ इतना बड़ा वेपन, मैंने तो इसे छोटा कर लिया है। और हम देखते हैं कि वो इसे यहाँ पे छोटा करके अब जा रही होती है क्योंकि उसे युआन जोंग के हाथ पे कट लगा के जो चेक करना है उसका हाथ असल में वही हैंड ऑफ गॉड है या फिर नहीं। हालांकि हम देखते हैं कि अभी पिंग बाहर खड़ा हो चुका था और यहाँ पे अंदर की तरफ वू शेंग आ जाती है जहाँ पे युआन जोंग सो रहा होता है। तो धीरे धीरे करके उसकी तरफ को बढ़ने लग गई थी। वो थोड़ी घबरा भी रही थी लेकिन उसे जल्द से जल्द चेक करना था। युआन जोंग जो कि यहाँ पे पलटी खा खा के सो रहा होता है वो तो यहाँ पे काफ़ी बुरे तरीके से सो रहा था। जिसके बाद अब यहाँ पे वू शेंग भी उसके पास आ जाती है। अब वो यहाँ पे अपने हाथ में उस सीज़र को लेके आगे आ जाती है और काफ़ी पास आके अब वो चेक करने लग जाती है उसके हाथ को। अब वो जैसे उसके हाथ को पीछे हटाती है और दूसरे हाथ से सीज़र के थ्रू कट लगा रही थी तभी यहाँ पे अपना युआन जोंग जो था वो पलटी खा लेता है जिससे कि यहाँ पे अपनी वू शेंग पूरे ही तरीके से अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी थी कि वू शेंग मूव ही नहीं कर पा रही होती। अब वो लगातार कोशिश कर रही थी कि युआन जोंग के हाथ हटाने की लेकिन उसके बाद तो वो पैर भी उसी के ऊपर रख लेता है जिससे कि यहाँ पे वो बेचारी पूरे तरीके से फंस चुकी थी। पिंक सोच रहा होता है कि घोड़े सो के न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है इन्हें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बेचारी से हाथ कहाँ हट रहा था, वो तो हिल भी नहीं रहा होता जिससे कि यहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। युआन जोंग मन ही मन कह रहा था कि देखता हूँ आखिर तुम कब तक इससे स्ट्रगल करोगी। और ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त निकल जाता है। पिंक तो सो गया था इंतज़ार करते करते और हमें देखने के लिए मिलता है कि वू शेंग भी सो ही जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही अपना युआन जोंग देखता है तो वो कह रहा था तो क्या ये सच में ही सो गई है। और जैसे ही वो देखता है कि हाँ ये असल में सो गई है तो फिर वो काफ़ी क्लोज आ जाती युआन जोंग के। युआन जोंग उसकी ब्रेथ को फील करवा रहा था और वो उसके ब्यूटीफुल से फेस को देखता है जिसे देखने के बाद तो यहाँ पे वो काफ़ी शाय सा फील करने लग गया था और साथ ही वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसके फोक्स ईयर भी अपीयर हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करीब वू शेंग उसके आ जाती है जिससे कि वो थोड़ा एंशियस भी फील कर रहा था। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है जहाँ पर सुबह होती है तो वू शेंग की आंखें खुलती है और वो नोटिस करती है कि उसके ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। साथ ही युआन जोंग यहाँ नहीं है। मतलब कि युआन जोंग को उसके बारे में थोड़ी बहुत खबर तो लग ही चुकी है कि ये लड़की कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रही है। अब वू शेंग जैसे ही अपने बिस्तर पे से उठती है तो वो नोटिस करती है कि सीज़र भी सामने ही रखी है चेस बोर्ड के ऊपर जिससे कि उसे पूरा ही शक हो जाता है कि हाँ युआन जोंग को उसके बारे में पता चल गया है। दूसरी ओर युआन जोंग एंड पिंगुआ दोनों ही यहाँ पे बैठे हुए गेम खेल रहे थे। तभी वो कहने लग जाता है कि तो क्या मैंने सही सुना है कि वो लड़की कल रात तुम्हारे रूम के अंदर गई थी और साथ ही तुम लोगों ने पूरी रात साथ में स्पेंड की। तभी वो कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल वो लड़की मेरे साथ में ही सो रही थी लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो कुछ और ही करने की कोशिश कर रही थी मेरे साथ में। जिसके बाद पेंगुआ उसे कह रहा था कि बस भी करो, किस तरीके की डिस्गस्टिंग बातें तुम कर रहे हो। हालांकि हम देखते हैं कि पिंग एंड वू शेंग दोनों ही बाहर बैठे हुए काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वू शेंग के हाथ की ब्रेसलेट जो थी वो यहाँ पे एक छोटा सा पोर्टल क्रिएट कर लेती है जिसके थ्रू यहाँ पे हमें सिस्टर हान जुन के साथ में ये पता चलता है कि यहाँ पे युआन जोंग जो है उसे अभी भी नहीं पता चला है। तो अभी वू शेंग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में सोच के कि आखिर युआन जोंग क्या कर रहा है और क्या नहीं। अब सिस्टर हानजुन कह रही थी कि जल्द से जल्द वापस आ जाओ, वो लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मुझे तो उसके ऊपर डाउट भी हो रहा है। जिसके बाद दूसरी ओर यान जोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ अपने फ्रूट वगैरह खा रहा था। तो पैंग हुआ कह रहा होता है कि इस लड़की से केयरफुल रहो, मुझे तो डर लग रहा है। तभी यहाँ पे युआन जोंग कह रहा होता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों डरते हो, मैंने उस लड़की की डिटेल्स निकलवाई हैं। वैसे मुझे तो यही लग रहा है कि घोष क्लैन से बिलोंग करती है वो लड़की। पिंग भी अभी यही कह रहा होता है कि सिस्टर जल्दी करिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसके हाथ पे जो थ्रेड था वो चमकने लग रहा था और वो उसी थ्रेड को देख रही थी। दूसरी साइड युआन जोंग अभी भी यही कह रहा होता है कि ब्रदर पैंग परेशान मत हो, वो लड़की मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो कल रात ही कर लेती। बट पैंग हुआ यही कह रहा होता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि शायद से तुम उस लड़की को पसंद करने लगे हो। हालांकि दूसरी साइड हम देखते हैं कि पिंग अभी सलाह दे रहा होता है वू शेंग को और कह रहा था कि सिस्टर मौका अच्छा है, आप ऐसा करिए, जाइए और उसे अभी ख़त्म कर दीजिए।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ वू शेंग को भी पसंद आती है और वो इसी आइडिया को अब कैरी करते हुए आगे की तरफ को चली गई थी। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में एक नाइफ टाइप चीज़ को होल्ड करी हुई होती है और वो यहाँ पे युआन जोंग को ही ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी आगे आ जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है एक पर्पल फॉरेस्ट जहाँ पे सब कुछ काफ़ी शांत सा था और यहाँ पे पीछे से पेंगुआ भी बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि ये जो लड़की वू शेंग है इसके साथ में कुछ ना कुछ मसला तो ज़रूर है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना युआन जोंग बैठा हुआ होता है और वो जानबूझ के सब प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, जिसे देखने के बाद वू शेंग भी उसके पास में आ जाती और कह रही थी कि क्या आपने मुझे याद किया। तभी युआन जोंग ड्रामा कर रहा था, अपने हार्ट के ऊपर अपने हाथ को रख लेता और कह रहा था कि बहुत पेन में हूँ मैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इस हाथ की वजह से, इस कोड ऑफ हैंड की वजह से, हर वक्त में दर्द में हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी सफरिंग मेरे लिए क्यों है। और हम देखते हैं कि वो उस कवर को भी हटा लेता है, जिसके बाद ग्लव को साइड में रखता है और उसका हाथ वाकई में काफ़ी फ्रीज हुआ था और उसके अंदर मूवमेंट लगातार चल रही होती है। वू शेंग को देखते हैं जो कि अब यहाँ पे युआन जोंग की तकलीफ़ को देख के कह रही होती है कि क्या सच में तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पे युआन जोंग ड्रामा करते हुए कह रहा था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जिसके बाद वू शेंग कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये इतना ज़्यादा तुम्हें दर्द कर रहा है। तो फिर यहाँ पे युआन जोंग और भी ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग करते हुए कफ करने लग जाता और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि दर्द मुझे मार डालेगा, मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर डालेगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो। तभी वू शेंग कह रही थी कि बिल्कुल मेरा हार्ट तो आपसे ही बिलोंग करता है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे पेंगुआ जो था वो भी कफ करने लग रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ये सच में कोई असैसिन है। तभी नाइफ निकाल लेती है और यहाँ पे एक लोटस को कट कर रही थी, बट पेंगुआ को लगता है कि युआन जोंग को मारने वाली है, तो वो अपने ब्लेड के थ्रू अटैक करता है। हालांकि युआन जोंग वक्त रहते उसे बचा लेता है और एक थोड़ा सा रोमांटिक सीन इन लोगों के बीच में क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही वू शेंग का हाथ युआन जोंग के हाथ के साथ टच होता है, तभी उसे अपने अंदर कुछ फील होने लग गया था और कह रही थी कि फाइनली मुझे मेरा डिवाइन हार्ट मिल गया। वो काफ़ी खुश हो रही थी। तभी युआन जोंग कह रहा था कि वैसे ये सीन काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। जिसके बाद दोनों ही आपस में बातें करने लग गए थे और पेंगुआ तुरंत ही आकर अटैक करने वाला था, लेकिन युआन जोंग उसे समझा देता है कि ये कोई गलतफहमी है। लेकिन इतनी ही देर में बाहर से कोई किसी तरीके का कोई सिग्नल भेजता है, जिससे कि युआन जोंग समझ गया था कि ज़रूर सही इस लड़की ने कुछ ना कुछ किया है और अपना सिग्नल भिजवाया उस बच्चे के हाथ। जिसके बाद वू शेंग कह रही थी कि अब मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। जोंग जो कि पहले से उसे एक गलत लड़की समझ के बैठा था, वो कह रहा होता कि हाँ तुम भी मेरे साथ ही चलो। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तुरंत ही अब एक फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे हमें उसी लड़की की लाश देखने के लिए मिलती है जिसने कल ही यहाँ पे अपने युआन जोंग को न्यूज़ दी थी वू शेंग के बारे में। अब वो जैसे उसकी डेड बॉडी को देखता है तो फिर वू शेंग से कहता है तुम यहीं रुको, और तुरंत ही जाकर उसकी बॉडी को चेक करने लग गया था। लेकिन सडनली उसकी बॉडी डिसअपियर होती है और चारों ही तरफ से जोंग के ऊपर अटैक्स की बरसात होने लग जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके उस घोष क्लैन का बंदा जाता और वो कह रहा था कि मैं तुम्हें चैन की मौत दूंगा अगर तुम मुझे वो हैंड ऑफ गॉड सौंप दोगे। तो हम देखते हैं कि वो हंटर के थ्रू अटैक भी करने लग जाता है, लेकिन युआन जोंग उससे तुरंत ही बचता है। जिसके बाद वो यहाँ पे उस बंदे के साथ में फाइट करने लग गया था। हम देखते हैं कि अपने हैंड ऑफ गॉड का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वो उन लोगों को दूर फेंक के मारता है उस शील्ड को तोड़ते हुए। अब वो लोग लगातार काफ़ी सारे अटैक कर रहे थे और हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन जोंग पूछ लेता है तो तुमने अपनी उस सर्वेंट को भी भेजा था है ना मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। वो लोग चारों ही तरफ से अटैक करे जा रहे होते हैं, लेकिन युआन जोंग तुरंत ही अपनी लाइटनिंग सोर्ड लेके उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और एक अटैक के अंदर ही वो सारे के सारे मारे जाते हैं। वू शेंग तो यहाँ छिपके खड़ी हुई थी, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वो बंदा पीछे से आ जाता और उसी के नेक के ऊपर नाइफ भी रख लेता है। जिसके बाद वो धमकी देने लग गया था कि युआन जोंग अगर तुमने वो हाथ हमें नहीं सौंपा तो इस लड़की को हम मार डालेंगे। जिसके बाद यहाँ पे युआन जोंग उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि पागल आदमी मुझे डरा रहे हो, ये लड़की तो तुम्हारी खुद की असैसिन है जिसे तुमने भेजा था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, चलो मार डालो इसे, मैं तुम इसे नहीं जानते। और ये कहना था कि वो बंदा तुरंत ही वू शेंग को मार डालता है और उसकी बैक के ऊपर वो अपनी नाइफ से अटैक कर देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पे युआन जोंग बहुत ही हैरान हो गया था। वो कह रहा होता है कि तांगिन उठो उठो तांगिन, तुम्हें उठना होगा। और अब उसे काफ़ी अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि अब तक जिस लड़की को वो यहाँ पे एक असैसिन समझ रहा था, बल्कि वो तो असैसिन निकली ही नहीं, जिससे कि उसे काफ़ी अफसोस भी हो रहा होता है कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई है।
लेकिन अब अफसोस करके क्या ही फ़ायदा, क्योंकि बंदा वो तुरंत ही एक ब्लड एरे फ्लैक्शन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युआन जोंग को चारों ही तरफ से पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि कुछ रेड थ्रेड टाइप चीज़ उसको चारों ही तरफ से पकड़ी हुई थी। अब युआन जोंग क्या ही कर सकता था, वो घोस्ट क्लैन का बंदा काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। जो थ्रेड्स थे वो उसकी बॉडी के अंदर से धीरे धीरे करके सारी एनर्जी को बाहर की तरफ को खींच रहे होते हैं। युआन जोंग जो कि अब स्ट्रगल करने लग गया था, उसे उस लड़की के बारे में ही याद आ रहा होता है और वो उसी के बारे में ही सोच रहा था। हालांकि युआन जोंग खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो यहाँ पे ऐसा कर पाएगा, जिसके चलते युआन जोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा इन लोगों के ऊपर आने लग गया था और कह रहा होता है कि तुम सभी ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और इसी के वजह से तुम सारे के सारे ही अब मरना डिज़र्व करते हो। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने हैंड ऑफ गॉड का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग वगैरह भी निकलने लग गई थी। के बाद हम देखते हैं कि जैसे ये लाइटनिंग उसके हाथ के से बाहर की तरफ को निकलती है तो फिर चारों ही तरफ एक काफ़ी सारी आइस टाइप की शील्ड फैल जाती है, जो कि हर तरफ ही फैल रही थी, जिससे कि जितने भी ये लोग थे घोस्ट क्लैन के वो धीरे धीरे करके फ्रीज होते जा रहे होते हैं। अब ये पूरी की पूरी जो फ्रीज होने वाली आइस थी वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट के अंदर ही फैल चुकी होती है। हर तरफ ही हमें स्नो देखने के लिए मिलती है और ये स्नो जो थी वो भी पड़ रही होती है और साथ ही अपना युआन जोंग खुद को संभाल रहा था। हालांकि उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो वहीं गिर गया था, लेकिन एक बार फिर से उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। उसका जो हैंड ऑफ गॉड था वो भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, जिससे कि उसे पेन हो रहा होता है। हालांकि अब इस पेन को तो उसे इंड्योर करना ही था। वो एक बार फिर से उठ के खड़ा हो रहा था और फिर धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो यहाँ पे अब इस लड़की वो शेंग यानी कि तांग यिन के पास में जाने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इस बात का रिग्रेट उसे होता है कि उसकी वजह से तांग यिन की जान चली गई है। वैसे तो ये जो इन लोगों की मुलाकात थी वो ज़्यादा वक्त की नहीं थी, लेकिन इतने वक्त में ही वो जो वू शेंग की छाप छोड़ी थी युआन जोंग के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाती है, क्योंकि इसी की वजह से वो बार बार उसकी बातें याद कर रहा होता है। ऑल्सो वू शेंग एक इनोसेंट फेस वाली लड़की थी, जिसके चलते वो स्माइल करके ही बात कर रही थी युआन जोंग से जब से वो उससे मिली थी, जिसके चलते वो उसे पसंद करने लगा था। हालांकि इस बात की रियलाइजेशन युआन जोंग को भी नहीं हुई थी। अब वो उसका एक डायलॉग भी याद करता है कि हाँ मेरा हार्ट तो तुमसे ही बिलोंग करता है। अब वो धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था और फिर उसके फेस पे हाथ रख के उसे ही देखने लग गया था और उसे काफ़ी रिग्रेट हो रहा था इस चीज़ का। हालांकि युआन जोंग उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। अगर नेक्स्ट लाइफ रही तो वाकई में मैं इस चीज़ को रीपे करूँगा। और बाद में हमें वो शेंग की शक्ल भी दिखाई जाती है, जो कि पूरे ही तरीके से फ्रीज़ हो चुकी थी। गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा डोंगुआ ये हमें काफ़ी वक्त बाद देखने के लिए मिल रहा है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।